Okay, let me see how the refraction from the prism happened. Okay, the method or the procedure or what happened when the light rays fall on the prism. ठीक है, that we will see with the help of the activity which is given in your book, activity 11.1. It's supposed to be done in the laboratory basically. ठीक है, with the help of the prism. ठीक है, how to perform the activity? You take a sheet of paper, white paper, put on the table, put the prism over the white sheet of the paper, draw the boundary of the base of the prism. ठीक है, and put the pin on your drawing sheet with the table so that it will not move while doing the activity or doing the practical. ठीक है, now remove the prism and keep at side. Step are very important अगर क्वेश्चन आता है. Then draw a line PQ inclined with the surface AB. Draw a line PQ inclined with the surface AB. Now again put the prism at the same place where the boundary was drawn. हटाया क्यों था? इसलिए ताकि ये लाइन खींच सके हम लोग. ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ करनी थी, PQ लाइन ड्रॉ करनी थी जो E पॉइंट के ऊपर AB सर्कल के साथ मैच करेगी. ठीक है, अब फिर से हमने वापस प्रिज्म को प्लेस कर दिया. नाउ वी विल गो अनदर साइड ऑफ द प्रिज्म. दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज आल्सो द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसके पीछे की तरफ पूरा प्रिज्म का बेस है, मतलब लेंथ है. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे रेक्टेंगल में जा रही है उधर. तो इधर क्या किया हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, प्रिज्म को रख दिया. हमने 4 पिन निकाल लिया और बॉल पिन जिसको बोलते हैं, 2 बॉल पिन हम इसके ऊपर यहाँ पर P एंड Q पर खड़ा कर देते हैं. ओके, ये पिन खड़ा करने के बाद वी विल कम टू द अनदर साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसके अनदर साइड पर आ जाएंगे एंड वी विल लुक इमेज ऑफ दीज 2 पिन्स फ्रॉम दिस साइड. We will look image of these 2 pins from this side of the refracting surface, and we will see them in a straight line. We will try to see कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन कहाँ जाती है. What we will see कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ जाती है, और जहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है वहाँ आप अनदर 2 पिन लगा देंगे. उस टाइम तक आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है. दिस इज नॉट नोन टू यू. आपने तो क्या किया कि ये जो लाइन थी एक किस्म से देखने के टाइम पर आप क्या कर रहे हो कि आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, यहाँ से वो पिन आपको दिखाई दे रही हैं और आपको बताया गया है कि जहाँ पर भी ये पिन का स्ट्रेट लाइन मैच करता है, 2 लाइन खड़ी कर, 2 पिन और खड़ी करते हैं, सो दैट चारों पिन दिस साइड ऑफ द पिन एंड दिस साइड ऑफ द पिन आर इन स्ट्रेट लाइन. What is your aim? कि all 4 pins are in a straight line. Okay. Now place the pin. Pin place कर दिया. After placing the pin, you remove the prism again. जब आप प्रिज्म को हटा देते हैं, पिन को प्लेस रहने देते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि पिन की लोकेशन कहाँ दी है, वो इस लाइन के पास ऐसे ना जा करके वो लोकेशन यहाँ आती है. What you intend to do to place another 2 pin which are in a straight line of the P by looking from the refracting surface of the prism AC. और उसी को देखते हुए आपने 2 पिन और एक्स्ट्रा लगाई हैं. तो आपने जब पिन लगाई थी, चारों पिन एक लाइन में थी, स्ट्रेट लाइन में थी. लेकिन जब आपने प्रिज्म को हटाया और उसके बाद देखा कि वो पिन की लोकेशन कहाँ आ रही है, तो पिन की लोकेशन आपकी यहाँ आती है, R एंड S के ऊपर. तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये रे ऐसे आई थी और ऐसे निकल गई. इसका मतलब क्योंकि आपने तो रे जहाँ से निकल रही थी वहाँ पिन लगाई थी ना, जहाँ से रे आपको आती दिख रही थी स्ट्रेट लाइन में लगाई थी, तो वो कहाँ निकली, लेकिन यहाँ से आकर के इधर निकल गई. अब आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया, तो आपका रिफ्रैक्शन जो हुआ थ्रू प्रिज्म कैसे हुआ
कि यहाँ से लाइट रे चलती है, प्रिज्म के अंदर स्ट्रेट लाइन हो जाती है और उसके बाद बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका वापस रेयर मीडियम है, एयर है। हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया n डैश पॉइंट ई से पास होते हुए, इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया mm डैश इससे पास होते हुए। कंपेयरिंग विद द ग्लास स्लैब, दिस इज द पॉइंट इंसिडेंट रेस, ये नॉर्मल और ये रेस इमर्जेंट आ गई। तो यहाँ पर भी हम क्या नाम दे देंगे उसको, उसके हिसाब से कि ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई जो फाइनल आई है, दिस इज इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब नॉर्मल ड्रॉ किया दोनों का, तो हम क्या देखते हैं, जो हम यहाँ देखते थे वही हम यहाँ देखते हैं। रिकॉल हेयर कि जब एयर से ग्लास में जाती है तो रे जो होती है वो आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। रीजन क्या है हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सिमिलर हैपन हियर, दिस वाज द नॉर्मल, दिस वाज गोइंग लाइक दिस, इट्स सपोज्ड टू गो लाइक दिस and we put the pin considering that only, but what happened, due to this refracting surface the light rays, incident rays bent towards the normal, यहाँ ना हो करके ऐसे हो गए, ऐसे ना जा करके ऐसे आ गए। सो आपका ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। फॉर दिस इंसिडेंट रे इट इज अ रिफ्रैक्टेड रे। नाउ because here what happened, this incident ray refracted, this is the refracted ray, again fall on the another surface of the glass slab, ठीक है। so it again falling from the glass over the glass surface within a glass, अब ये ग्लास से निकल करके एयर में जाएगी, यानी कि डेंसर से रेयर में आएगी। डेंसर से रेयर में आई थी ग्लास स्लैब में भी, जब डेंसर से रेयर में लाइट रेज आती है तो व्हाट हैपेंड, it bends away from the normal, it's supposed to come like this but ऐसे चली गई। so similarly what happened कि ये लाइट रे जो है अगर हम देखा जाए तो ये नॉर्मल था, ठीक है, ये ऐसे जानी चाहिए थी बट ऐसे ना जा करके ये उससे दूर हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई। मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये लाइट रे ऐसे चली जानी चाहिए थी, ऐसे ना जा करके ये ऐसे हो गई। इट मीन्स नॉर्मल ये था, नॉर्मल से ऐसे बन गई, सो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द सिमिलर हैपन फ्रॉम द लाइक इन अ ग्लास स्लैब आल्सो। सो ये आपका इमर्जेंट एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। इस इमर्जेंट रे के लिए अगर कंसिडर किया जाए तो ये रे जो है इंसिडेंट रे है, इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है और इसी के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे भी है। बट इससे चूंकि बाहर आ गई अब तो हमने इसको इमर्जेंट बोल दिया कि बाहर आ गई है। इसके बाद कोई ग्लास स्लैब नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मतलब कोई प्रिज्म नहीं है जिसके थ्रू जिसका हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है। सो अब हमने इसको बोला इमर्जेंट। अगर इसके पास हमने कोई एक प्रिज्म रख दिया होता तो फिर उसको हम कुछ और नाम दे देते और जो लास्ट में बाहर आती उसको इमर्जेंट रे बोल देते, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग अब, due to this peculiar shape, due to this shape of the prism, this all are happening। अब हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली जब एक्टिविटी करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, यानी कि ये एंगल को लाइट को अगर हम सीधा प्रोड्यूस किए होते इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करे होते तो वो कहाँ मैच करती है और जहाँ मैच करती है उनका एंगल क्या है बिटवीन उनके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं इसमें एक्टिविटी के दौरान। तो ये जो हमने लिखा था रिफ्रैक्शन प्रोसीजर, ये वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। व्हेन लाइट रे PE एंटर्स फ्रॉम द मीडियम एयर टू ग्लास सरफेस AB, it bends towards the normal after refraction because of refraction from rare medium to denser medium। इस शॉर्ट आपने लिख देना है, ठीक है। When refracted ray EF falls on the second glass surface AC, it bends away from the normal
बिकॉज रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर। अब व्हेन इंसिडेंट रे पी प्रोड्यूस फॉरवर्ड, यानी कि इसको आगे को बढ़ा दिया, लिखने का तरीका है ये, इसी तरह से लिखना है। व्हेन इंसिडेंट रे पी प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एफएस एक्सटेंडेड बैकवर्ड, इसको एक्सटेंड किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, बैकवर्ड, दे मीट एट अ पॉइंट जी, दिस इज द पॉइंट जी, ठीक है। द एंगल ऑफ बिटवीन द पीएच एंड जीएस, दिस इज द पीएच एंड दिस इज द जीएस, ठीक है, इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी जो हमने किया कि कितना डेविएट हो रही है इमर्जेंट रे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है ये देख लेते हैं पहले डेफिनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे आफ्टर एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, इमर्जेंट रे एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, ठीक है, एंड द इंसिडेंट रे आफ्टर प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे आफ्टर प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड, सो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज नोटेड बाय डी और डेल्टा, ठीक है। अब आप देखिए ट्रायंगल EFO, आप इस ट्रायंगल की बात करें EFO, इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो एंगल O जो होगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा लेकिन हम इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस एंगल O, एंगल O विल बी व्हाट 180 माइनस दिस R प्लस R1, दिस R1 विल एलिमिनेट लेटर ऑन, इसलिए इसका कोई खास नाम देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सरफेस AC, that's why it is noted in the book, ठीक है। So 180, this angle will become 180 minus this plus this because of this triangle, clear है यहाँ से? Yes sir. अब आप देखिए इन रेक्टेंगुलर AFOE, इसमें अगर बात करते हैं तो अपोजिट एंगल का सम जो होता है, ये रेक्टेंगल हो गया किस्म से, वी कांट से इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल है, अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा बाय द प्रॉपर्टी, वही ने लिख दिया AFO is sum of opposite angle that will be 180 degree, therefore angle A plus angle O will be 180, yes sir, this plus this will 180, और एंगल O हमें पता था क्या था, yes sir, उसकी वैल्यू रख दो इसमें, इक्वेशन 1 और 2, एंगल A प्लस O कितना था हमारा, यहाँ से 180 माइनस R प्लस R1 इक्वल टू 180, इसको सोल्व करते हैं तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस R प्लस R1, और ये इससे निकल जाएगा तो हमारा एंगल A जो है R प्लस R1 आ गया, यानी कि जो प्रिज्म का एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी नोन अर्ली बिकॉज हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रिज्म हमें दिया हुआ है, जब आपको प्रिज्म दिया जाएगा लेबोरेटरी में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताया जाएगा, बट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर आल्सो नॉट नोन, मे बी द ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो एंगल A मिला, एंगल ऑफ प्रिज्म मिला। अब आप देखें एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल R1 होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से कि एंगल A जो है, एंगल A को 180 माइनस, ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, हमने ये वाली लाइन थी, इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, ये लाइन ऐसे है, we are going like this, ठीक है ना, yes, इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, मतलब यहाँ के बाद we are here, okay, and यहाँ के बाद we will go there, so angle of deviation देखिए D, ये निकालना है। अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल I प्लस एंगल E, this angle plus this angle minus this angle plus this angle can be written like this, बताओ क्यों? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये एंगल जो D है इस फिगर से व्हाट आई एम राइटिंग, दिस एंगल प्लस दिस एंगल माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये लिख रहा हूँ ना, यस सर। गिव अ थॉट कि हाउ दिस D इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस, हाँ तो आ गया एंगल N, ये क्या है N N डैश नहीं, एंगल I, हाँ, एंगल I इक्वल्स टू एंगल TEO पूरा, और एंगल E इक्वल्स टू एंगल
वो एफ है ना वो। हाँ हाँ ये पूरा हो गया। आपने इसमें से एंगल r प्लस r1 माइनस कर दिया। एंगल r1 प्लस r1 एक दूसरे के इक्वल थे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास r1 के r के अपोजिट मतलब एंगल DEF और एंगल DFE आ जाएगा। और जब हमारे पास एक ट्रायंगल में अगर DEF ट्रायंगल के दो एंगल आ गए तो हम उसे 180 से माइनस करके एंगल D ये आ जाएगा। करेक्ट है। ये एंगल जो है इतना वाला ये इसके बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और लेकिन इसका एक पार्ट r है, तो केवल अगर इतना निकालना चाहेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, इसको i माइनस r लिख देंगे, यहाँ पर e माइनस r डैश लिख देंगे। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा। और जब ये एंगल आ जाएगा तो इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल निकल जाएगा अंदर वाला। और जब ये निकल जाएगा तो हम ये स्ट्रेट लाइन को लेकर के 180 से माइनस करके d निकाल देंगे। सो वैल्यू क्या आती है आपकी i प्लस e, एंगल i प्लस e माइनस एंगल r प्लस r डैश। अब आपको एंगल r प्लस r डैश का पहले से पता था। व्हाट इज दैट? एंगल r प्लस r डैश इज द एंगल a which is known as the angle prism, जो गिवन भी हो सकता है, निकाला भी जा सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ जाइए कि एंगल I एंड एंगल E कैन बी मेजर्ड। ये तो मेजर कर लेंगे बिकॉज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं लेबोरेटरी में। एंड A इज नोन, गिवन होगा, सो एंगल D कैन बी कैलकुलेटेड। सो एंगल D निकालना था, डेविएशन एंगल निकालना, निकाल दिया। अब D एंगल कब मिनिमम होगा, एक पॉइंट ये भी आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और वैसे भी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंगल D जो होगा ये डेल्टा कब मिनिमम होगा। उसकी क्या कंडीशन है कि अगर I जो है और ये एंगल E जो है ये आपस में बराबर हो जाए, या ये और ये आपस में बराबर हो जाए, तो दिस विल बी मिनिमम। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल I दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो ये यानी कि अगर आप यहाँ से भी देखें कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो हमने क्या किया कि ये और ये बराबर कर दिया। ठीक है, और एंड R डैश को बराबर कर दिया, इसको इसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये और ये तो क्या हो गया यहाँ पे एक किस्म से, अगर ये दोनों बराबर है तो 2y कह लो, मतलब इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब माइनस करेंगे तो आपका मिनिमम एंगल ऑफ द D आएगा। इट विल नॉट बी जीरो, इट विल बी सम वैल्यू, बट इट विल बी मिनिमम दैट टाइम। ठीक है, एंगल I और एंगल E कब इक्वल हो सकते हैं, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि व्हाट मे बी द कंडीशन कि व्हेन दे विल बी इक्वल, कोई जो बुक में दिया नहीं है, बट इसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, एनी डाउट हियर? सो वी कंपेयर्ड इट, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, थ्रू द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लिट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम प्रोसीजर, सेम रिफ्रैक्शन का। ये भी एक ग्लास मीडियम था, दो सरफेस से बाहर रेज बाहर आती थी, इसमें भी वो आती थी, बट यहाँ पर क्या होता, ये 90 डिग्री के ऊपर आपके सरफेसेस थी, तो यहाँ पे ट्रायंगल के ऊपर है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हैं, इसके अंदर एक दूसरे के पैरेलल है या फिर एक दूसरे के, ये अगर ऐसे देखा जाए रेक्टेंगल शेप में है, और ये दोनों एक इंक्लाइन शेप में। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो एनी डाउट?